गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है मेरे साथ। आइए आज लेसन नंबर 11 में डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक, और वो है श्रुति का कार्य या श्रुति का महत्व। चलिए इस टॉपिक पे बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं डियर स्टूडेंट्स कि पिछले कल मैंने आपके साथ इस टॉपिक पे बहुत विस्तार से चर्चा की है। मैंने आपको बताया है कि श्रुति क्या होती है और श्रुतियाँ कितनी होती हैं। तो ये तो हम जान ही गए हैं कि श्रुतियाँ 22 होती हैं और उन 22 श्रुतियों के अंतर्गत ही स्वर बनते हैं। तो आइए आज जानते हैं कि श्रुतियों का कार्य क्या होता है। तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट इसको डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको एक एक करके इसके पॉइंट्स डिस्कस करके बताता हूँ, कहीं भूल ना जाऊं कोई पॉइंट्स, तो इसीलिए आज थोड़ा सा लिख के भी लाया हूं मैं। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 है, श्रुतियों को मिलाकर ही 7 स्वर बनते हैं। कहने का मतलब कि हमारे सप्तक में 22 श्रुतियां होती हैं, ये हम सभी जानते हैं, और उन 22 श्रुतियों में ही 7 स्वर जो है स्थापित किए जाते हैं या 7 स्वरों को उस पर रखा जाता है। और उस 7 स्वरों के जो आगे 5 पार्ट्स हो जाते हैं शुद्ध और कोमल मिला के, तो वो सभी जो है उन 22 श्रुतियों में से ही 12 श्रुतियों पर आधारित होते हैं। यानी कि 12 स्वर यानी 12 श्रुतियां ही होती हैं जो स्वर के रूप से जिनको हम गाते हैं। तो श्रुतियों को मिलाकर सबसे पहले हम क्या पॉइंट याद रखेंगे कि श्रुतियों को आपस में मिला देने से, श्रुतियों को आपस में इकट्ठा करने से ही स्वर बनते हैं। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, आपने एक पॉइंट हमेशा याद रखना है कि जो स्वर है, स्वर का जो आधार है वो श्रुति है। श्रुति के ऊपर ही स्वर स्थापित है, या मैं कहूं कि श्रुति ही स्वर है और स्वर ही श्रुति है, तो उसमें कोई अंतर नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क है, वो मैं आपको अगले लेसन में बताऊंगा कि क्या है। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जो श्रुति है वही स्वर है और श्रुति पे ही स्वरों की स्थापना की जाती है। तीसरा पॉइंट, श्रुतियों के आधार पर ही हम एक दूसरे स्वर के बीच का श्रुति अंतर स्थापित करते हैं। एक जैसे हम मान लीजिए हम करसोग में रहते हैं, हमने करसोग से शिमला जाना हो, तो हम कहेंगे कि भी करसोग से शिमला इतने किलोमीटर की दूरी पे है, तो हम उसको किलोमीटर में नापते हैं। लेकिन एक स्वरों के बीच की जो दूरी है वो कैसे नापी जाती है आपस में? श्रुति अंतर से। तो उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, श्रुति अंतर। जैसे मान लीजिए हमने सा से प तक की दूरी नापनी हो, तो हम कहेंगे अरे भाई इसमें सा से प तक जो है कितनी श्रुति का अंतर है। या सा से म तक यदि दूरी नापी जानी हो, तो हम क्या कहेंगे कि सा से म तक कितनी श्रुतियों का अंतर है। तो संगीत में स्वरों के आपस में, स्वरों के बीच में जो दूरी होती है, उस दूरी को नापने का जो एक पैमाना है वो श्रुति है, जिसे श्रुति अंतर कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया किलोमीटर में हम दूरी नापते हैं जगह की, उसी तरह से संगीत में जो स्वरों की जगह है आपस में, कितनी दूरी पे वो स्थित है, कहाँ है, या कितनी डिग्री पे उनका जो है झुकाव है या नहीं झुकाव है, या वो स्थिर है या कितने स्थिर हैं, या नहीं स्थिर हैं तो कितने स्थिर नहीं है, इन सब की जो एक पॉइंट आउट की जाती है गणना, वो किससे की जाती है? श्रुति के अंतर से, या श्रुतियों के आपस में चलने से, कि श्रुतियां किस प्रकार एक सप्तक में अपना काम करती हैं। तो श्रुतियों के आधार पर ही हम स्वरों में आपस में एक निश्चित दूरी या एक निश्चित अंतर स्थापित कर पाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल राग दरबारी एक हमारे म्यूजिक का बहुत प्रसिद्ध राग है। राग दरबारी में गंधार स्वर जो है कोमल लगता है, क्योंकि वो आसावरी थाट का राग है, हम सभी जानते ही हैं। गंधार कोमल है और धैवत उसमें कोमल है, और निषाद भी कोमल है, जो कि आसावरी थाट की पहचान है। तो यहां पे मैं विशेष रूप से इन 2 स्वरों का जिक्र करूंगा आपके साथ, एक कोमल गंधार का और एक कोमल धैवत का, जो राग दरबारी के बहुत ही प्रमुख स्वरों में से आते हैं। तो राग दरबारी के कोमल गंधार को और कोमल धैवत को अति कोमल गंधार और अति कोमल धैवत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब उसको हम लगाते हैं गायकी के अंग से, या जिस तरह से हम उसका गायन करते हैं, उसकी स्थिति कुछ इस तरह से है राग दरबारी में कोमल गंधार की, कि वो अति कोमल स्वरूप में रहता है और धैवत भी अति कोमल स्वरूप में रहता है। तो आप सोच रहे होंगे कि कोमल गंधार तो कोमल है, अब उसका अति कोमल रूप क्या हुआ? तो उसका जो अति कोमल रूप हम दर्शाते हैं, वहां पे काम आती है श्रुति। यानी कि जब हम उसको राग दरबारी में जब हम गंधार की स्थिति को अति कोमल दिखाते हैं, तो जो गंधार का झुकाव है वो ऋषभ स्वर की ओर हो जाता है। यानी कि यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कोमल गंधार स्वर होता है वो पूरी तरह से ऋषभ नहीं बन जाता। हम पूरी तरह से रे भी नहीं गाते और पूरी तरह से कोमल गंधार पे भी नहीं होते। तो रे, शुद्ध रे और कोमल ग के थोड़ा सा बीच में हम कहीं रहते हैं, उसी क्रिया को कहा जाता है अति कोमल गंधार। अब आप समझ गए होंगे कि गंधार की जो प्रॉपर पोजीशन है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, वो अपनी जगह से थोड़ी सी नीचे झुक के और शुद्ध रे भी ना बन जाए, शुद्ध रे से आगे और कोमल गंधार से बीच में, जो ये अंतर हम करते हैं, यहां पे क्या काम आती है? श्रुति। इसी तरह से हम आगे देखेंगे जो कोमल धैवत है राग दरबारी का, वो
कहाँ झुकेगा, उसका झुकाव रहेगा पंचम की ओर। तो ना ही वो प्रॉपर पूरी तरह से वो कोमल धैवत पर भी नहीं होगा और पूरी तरह से वो जो है पंचम पर भी नहीं जाएगा। तो पंचम और कोमल धैवत के बीच में जो कहीं हम उसको लटका देंगे, उस क्रिया का नाम है राग दरबारी का अति कोमल धैवत। अब आप समझ गए होंगे अति कोमल धैवत का मेरा क्या मतलब है। धैवत का झुकाव जो है पंचम की ओर रहेगा, लेकिन पंचम नहीं बन जाएगा, वो पंचम की ओर उसका झुकाव रहेगा। इसी तरह से गंधार का झुकाव रे की ओर रहेगा, ऋषभ स्वर की ओर रहेगा, लेकिन वो रे नहीं बन जाएगा। तो रे और ग के बीच का जो गंधार है वो अति कोमल है, किससे बना, श्रुति अंतर से। श्रुतियों का हल्का सा अंतर आ जाएगा वहां पे। तो इसी क्रिया को हम जो है श्रुति से दिखाते हैं और यहाँ पे श्रुति काम आती है। और आगे देखते हैं धैवत पर। तो आपने देखा कि धैवत पंचम की ओर झुकाव रखेगा, पंचम नहीं बन जाएगा और कोमल धैवत पर भी पूरी तरह से नहीं रह पाएगा, तो बीच की स्थिति में लटक जाएगा। दैट इज कॉल्ड श्रुति अंतर, और उसी से जो है हमारा अति कोमल धैवत बन जाता है। तो यहां श्रुति काम आती है इस कंडीशन में। उसके बाद हम बात करते हैं कि श्रुति अंतर से क्या फर्क पड़ता है। श्रुति अंतर से देखिए डियर स्टूडेंट्स, वादी और संवादी स्वर बन जाते हैं। जी हां, फिर एक बात ध्यान से सुनिएगा, राग में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है वादी और संवादी स्वर का होना। तो राग में जो वादी और संवादी स्वर होते हैं वो किस चीज से बनते हैं, श्रुतियों के आपस में अंतर से। और हमारे वादी और संवादी स्वरों के बीच के अंतर को नापने का पैमाना क्या है, श्रुति अंतर। आइए मैं आपको एक चीज से इसको बताता हूं। वो पैमाना है, यदि मान लीजिए गंधार वादी है तो निषाद संवादी होता है, अधिकतर ऐसा देखा जाता है। मध्यम वादी होता है तो सा संवादी होता है। कई बार आप देखते होंगे कि रे वादी है तो प संवादी है। ये जोड़े बने होते हैं हमारे वादी और संवादी के। तो ये जोड़े जो बनते हैं ये किस आधार पे बनते हैं, इसका जो आधार है वो है श्रुति व्यवस्था। श्रुतियों के आधार पे ही ये जोड़ियां बनती हैं, जिसे हम श्रुति अंतर बोलते हैं। मान लीजिए वादी स्वर जो है हमारा है और उससे अगला जो स्वर है वो संवादी है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि यदि रे वादी है तो प संवादी होगा, ये कैसे पता चलता है हमें, श्रुतियों के अंतराल से। तो ऐसा माना जाता है कि वादी और संवादी स्वरों में जो आपस का डिफरेंस होता है वो या तो नौ श्रुति का होना चाहिए। मान लीजिए पहला जो स्वर है यदि वो श्रुति नंबर, मान लीजिए कि यदि पहला स्वर जो है श्रुति नंबर 1 पे है, तो अगर उसका वादी स्वर जो है श्रुति नंबर 1 पे है तो उसका संवादी स्वर कहां होना चाहिए, या तो 9वीं श्रुति पर या 13वीं श्रुति पर। तो 9 और 13 श्रुति का जो हम गैप लेते हैं, जो एक अंतराल लेते हैं वादी स्वर से 9वीं श्रुति पर, वादी स्वर पर जो श्रुति, जिस श्रुति पे हम होते हैं वादी स्वर में, उस श्रुति से यदि हम आगे की ओर गिनेंगे तो 9 श्रुतियां और काउंट करेंगे तो ही हमारा संवादी स्वर सही से बन पाएगा, अदरवाइज वो संवाद स्थापित नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये हुआ हमारा वादी से वादी स्वर से जो 9वीं श्रुति तक का जो हमारा जो एक गैप आ जाता है। सा से, मान लीजिए सा को वादी माना गया तो, और सॉरी मान लीजिए मध्यम स्वर को हमने जो है वादी माना है और सा को हमने संवादी माना है, तो मध्यम स्वर से षडज तक का जो गैप होगा आपस में वो 9 श्रुति का होगा। तो जैसे ही सा और म के बीच में 9 श्रुति का गैप आएगा तो संवादी स्वर स्थापित कर दिया जाएगा। तो हम मान लेंगे कि यस दिस इज एक्सेप्टेबल, कि संवादी स्वर जो है इस तरह से बन जाएगा। तो जब ये क्रिया होगी सा से म के बीच में, जब 9 श्रुति का गैप होगा, जब किसी भी स्वर के बीच में, वादी स्वर और संवादी स्वर के बीच में 9 श्रुति का गैप आ जाता है, तो उसको हम जो है षडज मध्यम भाव बोलते हैं। संगीत में एक शब्द आता है षडज मध्यम भाव और षडज पंचम भाव। तो वो कैसे बनता है, उसके लिए भी श्रुति ही काम आती है, श्रुति व्यवस्था काम आती है। तो इस लेसन को बहुत ध्यान से सुनिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत काम आएगा आपके आगे भी। तो आइए फिर बात करते हैं इसी पे जो मैं आपसे बता रहा था, षडज मध्यम भाव। तो वादी स्वर से संवादी स्वर को हम कैसे डिसाइड करते हैं, श्रुति के अंतराल पे। जैसे हम करसोग से शिमला कितने किलोमीटर की दूरी पे है, तो किलोमीटर में निकलेगा वो, उसका पैमाना किलोमीटर है। तो स्वरों का आपस में कितना गैप होगा, उस गैप को मापने का पैमाना है श्रुतियों का अंतराल, श्रुति अंतर, या मैं कहूं कि श्रुति व्यवस्था। इसके हिसाब से हम उसको डिफरेंस करते हैं या उसको डिफरेंशिएट कर पाते हैं। समझ आ गया। तो सा से म और म से सा, यदि म वादी है और सा संवादी है, तो ये आपस में कितनी श्रुतियों के गैप में है, 9 श्रुति के गैप में। जब 9 श्रुति का गैप एक वादी स्वर और संवादी स्वर के बीच में होता है, तब वो संवाद स्थापित होता है। तो उस संवाद को कहा जाता है षडज मध्यम भाव। ठीक है। और जब मान लीजिए वादी स्वर है हमारा प और संवादी स्वर है सा, तो सा और प के बीच में जब जो है संवाद बनेगा, तो कितनी श्रुतियों का अंतर आ जाएगा, 13 श्रुति का। तो 9 श्रुति या 13 श्रुति ये सबसे अच्छा अंतराल माना जाता है। इसी के आधार पर ही सभी स्वरों की जोड़ियां बनती हैं। और इसी के आधार पर आप देखेंगे कि तीव्र मध्यम और
कोमल निषाद, ये कभी आपस में जो है जोड़ी नहीं बना सकते, क्योंकि इनके बीच में 9 श्रुति या 13 श्रुति का गैप मेंटेन नहीं हो सकता। इसीलिए आप देखिए ये बहुत ऑथेंटिक चीज है हमारे म्यूजिक में कि यदि हम वादी और संवादी स्वरों के बीच का गैप देखें, वादी और संवादी स्वरों के बीच की अवधारणा को देखें, तो या तो 9 श्रुति का गैप होगा या 13 श्रुति का गैप होगा। तो हर राग में ये जो है षडज मध्यम भाव या षडज पंचम भाव जो है की जो है स्थिति बनती रहती है। तो यदि 9 श्रुति का गैप है वादी और संवादी के बीच में, तो कौन सा भाव बनता है? षडज मध्यम भाव। यदि वादी और संवादी स्वरों के बीच का जो डिफरेंस है वो 13 श्रुति का है, तो षडज पंचम भाव बनता है। तो यहां भी श्रुति काम आती है। मेरा कहने का मकसद ये था कि श्रुति कहां कहां काम आती है, तो उस वजह से मैंने आपका ये टॉपिक भी आज ले लिया। तो ये थे डियर स्टूडेंट्स आज के इस टॉपिक के तहत जो मैंने पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए कि श्रुति का क्या महत्व होता है और श्रुति का क्या कार्य होता है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आप बार बार रिवाइंड करके वीडियो देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाइए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए आप देखते रहिए आज का ये लेसन। अब आपसे विदा लेता हूं। बाय बाय एंड हैव ए म्यूजिकल डे।